वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड के लिए है। जैसे कि आपको मालूम है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मार्च में, और जो सबसे बोरिंग और टिपिकल सा सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है दैट इज़ फ़िज़िकल एजुकेशन। वो फ़िज़िकल एजुकेशन है। बच्चा खुद पढ़ना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसे उसे तैयार करा दे थोड़े से मिनट्स में और वो एग्ज़ाम दे दे। तो सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कराऊं कि इसी वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस लर्न हो जाएं। तो ये वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड फ़िज़िकल एजुकेशन। जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फ़िज़िकल एजुकेशन। क्या क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हो सकते हैं, या क्या क्या बदलते ट्रेंड्स हैं, या क्या करियर हो सकता है फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर। अगर हम बात करें सबसे पहले कि डिफ़ाइन फ़िज़िकल एजुकेशन होता क्या है। देखिए, फिज़िकल एजुकेशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एज़ यू नो, फिज़िकल एंड एजुकेशन। फिज़िकल का मतलब क्या होता है? फिज़िकल का मतलब है दैट इज़ रिलेटेड टू बॉडी, जो बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी से रिलेटेड का मतलब है कि इट लीड्स टू आवर फिज़िकल डेवलपमेंट, जिससे हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट होती है। और सेकेंड वर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? जो आपकी इट लीड्स टू योर मेंटल डेवलपमेंट, जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट करता है। मतलब दोनों मिल करके ओवरऑल क्या करते हैं? ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। वो एजुकेशन जो हमारी बॉडी की मतलब फिजिकल डेवलपमेंट करे, हमारी मेंटल डेवलपमेंट करे, हमें एक ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी इम्प्रूव हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। दैट्स इट। हो गई याद? अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन का एम क्या है, तो फिज़िकल एजुकेशन का एम भी यही है, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं कि हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट कर दे। देखिए, अगर आप की फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छी है, ठीक है, अगर आप जैसे अगर हम बात करते हैं कि अ हेल्दी माइंड ऑलवेज रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जो हेल्दी माइंड होता है वो हेल्दी बॉडी में ही पाया जाता है। तो अगर आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छी है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो जाती है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है, आप इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग का मतलब आपकी इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है। अगर आपकी तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो भैया आप किसी से भी बात कर सकते हो। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी किसी से बात करने में। आपका पीयर रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा बनेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे। तो इसका मतलब आपका फोर्थ का मतलब है आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छा है तो आपको ये भी मालूम है कि किससे क्या बात करनी है, कब कैसे बात करनी है, इससे कैसे काम निकलवाना। आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाएगी, आई एम श्योर। और अगर हम बात करें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हमारी न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, और हमारी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाती है। एंड इट ऑल लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनालिटी। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है हमारी पर्सनालिटी की वो बहुत बढ़िया हो जाती है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। हम कॉन्फिडेंटली किसी भी तरह के हमारे लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, किसी भी तरह का कोई बैरियर आ जाए, किसी भी तरह के कोई हिंड्रेंसेस आ जाएं, तो हम लोग बड़े साहस के साथ उसको कवर कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऑल दीज आर द एम्स, और यू कैन कॉल इट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। अगर आपके पास कोई भी एम्स का क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन आता है तो इसको पॉइंट्स में आपने लिखना है, और हर पॉइंट के आगे दो दो तीन तीन लाइंस में उसको एक्सप्लेन कर दें अच्छे से। एंड ट्राई टू अवॉइड टू राइट इन पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ नहीं बनाना है कि 4 लाइंस के अंदर सारी लाइंस लिख डाली, नहीं। आप एक पॉइंट लिखेंगे, जैसे मैंने बोला फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में आप 2 लाइंस लिख दो कि इससे हमारी फिजिकल फिटनेस बढ़ जाती है, हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है ना। इसी तरीके से आप मेंटल डेवलपमेंट के बारे में आप पहले मेंटल डेवलपमेंट लिखेंगे, नंबर 2 उसको अंडरलाइन करेंगे अच्छे से, फिर आगे 2 लाइंस उसकी ऐड करेंगे कि हमारा जो स्किल्स है हमारी इम्प्रूव हो जाती
जाती हैं, हमारी सोचने की पावर जल्दी अच्छी हो जाती है, हम अच्छा सोचते हैं, हम जल्दी जल्दी से सोच सकते हैं, हम जल्दी से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये मेंटल डेवलपमेंट के बारे में हो गया। तो डोंट राइट इन पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको सुंदर सुंदर पॉइंट्स बनाकर अंडरलाइन करके अच्छा सा लिखना है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कि एनलिस्ट द करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। देखिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां हम जा सकते हैं। मैंने आपको कोशिश की है कि एक छोटा सा वर्ड दिया है। अगर आपको हम सब ने बचपन से बचपन में सबने चपेट खाई है ना, चपेट सबने खाई है। तो यहाँ पे चपेट वर्ड से मेरा मतलब क्या है एक्चुअली, कि चपेट से मेरा मतलब यहाँ पर आई एम गिविंग यू अ वर्ड, मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, चपेट। आप इसे चपेट भी बोल सकते हैं, आप इसे चपट बोलना चाहे तो आप इसे चपट भी बोल सकते हो, है ना। ये कोई पर्टिकुलर इंग्लिश का वर्ड नहीं है, मैंने इसे थोड़ा सा हर लेटर को कंबाइन करके एक छोटा सा वर्ड बनाया है ताकि आपको इसकी करियर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो याद हो जाएं अच्छे से कि हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मैंने इसके कैसे स्पेल किया है, CCHA च, CCHA चपट, CCHAPT चपट। अब चपट का मतलब क्या है, देखिए चपट का मतलब है कि आप अगर आप फिज़िकल एजुकेशन लेते हैं तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। अगर इसका लास्ट वर्ड आप पढ़ें, लास्ट जो लेटर है इसका वो टी है, टी से मैंने बनाया टीचिंग, कि आप टीचिंग में जा सकते हैं। अब टीचिंग देखिए कहाँ कहाँ पर होती है। टीचिंग प्राइमरी स्कूल में भी होती है, फिर मिडिल स्कूल में होती है, फिर सेकेंडरी स्कूल में होती है, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होती है। जब आप 12th कर लेते हो तो उसके बाद आप कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे भी टीचिंग होती है, वहाँ पे भी फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं। फिर आप कॉलेज के बाद आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स होते हैं। इसका मतलब टीचिंग आप कहाँ का कर सकते हो, प्राइमरी स्कूल में कर सकते हो, फिर मिडिल स्कूल में कर सकते हो, फिर आप सेकेंडरी स्कूल में कर सकते हो, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी कर सकते हो, कॉलेज में भी कर सकते हो और यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको देखिए या तो बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए, या कोई डिप्लोमा चाहिए, और आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको नेट भी क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप टीचर लगते हो, है ना। टीचर बनना इतना आसान नहीं है। तो ये बात हुई टीचिंग की, कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिज़िकल एजुकेशन में आप टीचर भी बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोचिंग की। यस, आप कोचिंग सेंटर्स भी खोल सकते हो, अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। आप कोचिंग सेंटर खोल करके वहाँ पढ़ा भी सकते हैं, कोचिंग सेंटर खोल के आप लोगों को कोचिंग दे सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बन जाते हैं। बच्चे बहुत सारी गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, पेरेंट्स को रहता है कि यार होमवर्क हो गया, अब बच्चे को कोचिंग सेंटर शाम को स्पोर्ट्स में भेज दो, है ना। तो बच्चा 2 घंटे के लिए निकल जाएगा तो घर में भी शांति रहेगी। तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, NIS के नाम से है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो इसके अंदर भी आप कोच बन सकते हो। तो ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके लिए आपको डिप्लोमा भी चाहिए, आपको मास्टर्स चाहिए, और अगर आपका कुछ मतलब 1 ईयर एडिशनल डिप्लोमास भी आप कर सकते हो। NIS में एक 6 वीक कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, वो भी आप अपनी ग्रोथ शो कर सकते हो कि मैंने ये सब भी किया है। ये तो बात हुई कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप कोचिंग में जा सकते हैं। और दूसरी हम बात करेंगे सी से, मतलब पहला जो सी है, पहला सी मैंने लिखा कोचिंग, और लास्ट लेटर क्या था, टी का मतलब टीचिंग। अब दूसरा सी पे आते हैं। दूसरे सी का मतलब है कम्युनिकेशन मीडिया। जहाँ पे भी मीडिया का वर्ड आ गया ना, तो भैया आप समझ लो कि जर्नलिस्ट बनना है ना।
तो जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, आपके पास आप कमेंटेटर्स भी बन सकते हैं। आप क्रिकेट देखते होंगे या कोई और गेम्स खेल देखते होंगे, हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल, स्पोर्ट्स चैनल्स आ गए हैं, ESPN है, स्टार स्पोर्ट्स हैं। अब देखिए वहाँ पे कमेंटेटर्स हैं, कमेंट्री कौन कर सकता है? ऐसा नहीं है कि जो हिंदी या इंग्लिश जानता है वही कमेंट्री कर सकता है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। कमेंट्री वही कर सकता है जो स्पोर्ट्स का पर्सन होगा, वही स्पोर्ट्स की कमेंट्री अच्छी कर सकता है। सिद्धू याद है, सिद्धू बहुत अच्छा कमेंटेटर है। सिद्धू जी बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद एक प्लेयर हैं, वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो खुद एक क्रिकेटर हैं। तो जैसे गावस्कर हैं, वो भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड उस फील्ड में रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। तो अगर आप फिज़िकल एजुकेशन लेते हैं तो आप कमेंटेटर भी बन सकते हैं। और आप मीडिया की ही अगर हम बात करें तो आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के फील्ड में भी जा सकते हैं। आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फोटोग्राफी के अंदर भी। आप बुक राइटिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पर बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं। और जो स्पोर्ट्स पर किताबें लिखते हैं तो वो स्पोर्ट्स पर्सन ही होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं लिख दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड टीचर होगा, PhDs हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। जो इस फील्ड में खेले हैं वो ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हर खेल की अपनी टर्म्स हैं जिससे हम आम जो इंसान है वो उससे फैमिलियर नहीं होता है। तो आप बुक राइटिंग के लिए भी कर सकते हो। जो बुक पब्लिश करते हैं दे शुड ऑल्सो बी ऑफ दिस फील्ड, उनको भी स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी स्पोर्ट्स फील्ड से होना चाहिए, तभी वो पब्लिश कर पाएगा। बाकी आप स्पोर्ट्स मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है, सेल करती है, तो वो सब आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड से हैं। तो ये तो बात हुई कम्युनिकेशन मीडिया की, कि आप टीचिंग में जा सकते हैं। सेकंड मैंने बात की आप कोचिंग में जा सकते हैं। थर्ड मैंने बात की आप कम्युनिकेशन मीडिया को भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं फोर्थ पॉइंट पर आऊँ तो हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है या बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर जो है बहुत सारे कोर्सेज़ हैं 12th के बाद। और स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर भी डिप्लोमास हैं। एक DYED करके आता है, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन। आपने देखा होगा आजकल योगा सेंटर्स बहुत खुल गए हैं, है ना? क्योंकि आजकल सब फिट रहना चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिमेन स्लिम एंड फिट, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, सब अपनी उम्र से 5-7 साल सब छोटे दिखना चाहते हैं। तो इसलिए हर जगह योगा सेंटर्स आ गए हैं। अब योगा सेंटर पे ऐसा नहीं कि कोई भी योगा सेंटर खोल के बैठ जाएगा, नो, यू शुड हैव अ डिग्री। आपके पास एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप योगा सेंटर चला पाओगे। तो हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये था H से। अब चलते हैं, देखिए पहले C था, C में हमने बात की कोचिंग की, फिर C था, फिर C से हमने बात की कम्युनिकेशन मीडिया की, फिर H था हमारी चपट का वर्ड, हम चपट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। H से हेल्थ रिलेटेड किया। A से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर भी हो सकते हैं। जैसे वैसे तो सीनियोरिटी वाइज आप प्रमोट होते चले जाते हो, अगर आप एक पोस्ट पर हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डायरेक्टर बन जाते हो, कभी आप एजुकेशन ऑफिसर बन जाते हो, है ना? तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आपकी प्रमोशन हो जाती है, तो आप ये फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स भी हो सकते हैं। अभी तक हमने बात की कि आप कोच बन रहे हो, आप किसी को सिखा रहे हो, आप टीचर बन रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप मीडिया में चले गए, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप अब परफॉर्मेंस रिलेटेड का मतलब है कि आप खुद खेल भी तो सकते हो यार, है ना? खेलने में क्या बुराई है? एज प्लेयर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, एज ऑफिशियल्स आज यूज़ कर सकते हो। आजकल आपने देखा होगा जैसे रेफरीज होते हैं, तो रेफरीज की भी तो एक जॉब है ना, तो आप रेफरी भी बन सकते हो, आप एम्पायर बन सकते हो। टोपी पहन करके आपने यूं यूं ही तो करना है, तो एम्पायर बन सकते हो, टाइम कीपर बन सकते हो, आप रिकॉर्डर बन सकते हो, आप स्कोरर बन सकते हैं। रिकॉर्डिंग का भी बहुत अच्छा करियर है। आप रिकॉर्डर अच्छा करते हो तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, ऑल दीज आर द करियर ऑप्शंस। ये सारी आपकी करियर ऑप्शंस हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अगर अब हम बात करें, ये तो हो गया करियर का कि आपने जो है करियर की बात की। अब एक क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक खेलो इंडिया प्रोग्राम है। खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या था, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया था 2017 के अंदर, और ये दिल्ली के अंदर इनोग्रेट किया गया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। और इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, 12 कंपोनेंट्स हैं, 12 चीज़ों पे काम करता है ये। 12 चीज़ें कौन कौन सी हैं, अभी याद करना चाहोगे तो अभी भी याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये काम करता है प्ले फील्ड डेवलपमेंट के लिए। प्ले फील्ड डेवलपमेंट के लिए मतलब ये एक प्ले फील्ड तैयार करता है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और फिर ये बात करता है, फिर ये काम करता है कम्युनिटी के लिए। पहले हमने बात की प्ले फील्ड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। सेकंड ये करता है कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये ट्रेनीज तैयार करता है ना। जैसे जितने भी पीटीआईज वगैरह होते हैं, ये सब तैयार करता है कम्युनिटी को पढ़ाने के लिए। सबसे पहले इसने प्ले फील्ड तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, फिर इसने ट्रेनीज तैयार करता है। उसके बाद ये स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स जो है उसकी सपोर्ट के लिए आगे आता है कि स्टेट लेवल पे जितने भी सेंटर्स हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखता है। देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्ले फील्ड तैयार किया इसने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, एक बेसिक किसके लिए तैयार किया, कम्युनिटी के लिए तैयार किया। कम्युनिटी के बाद फिर तैयार करने के बाद फिर ये स्टेट लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करता है। और स्टेट लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करने के बाद ये एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स अरेंज करता है, ताकि ये जो फोर्थ पॉइंट है, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता है। और क्यों करता है, इसके कारण के लिए, कारण के पीछे हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि टू फाइंड आउट द टैलेंट सर्च के लिए, है ना। तो ये 12 जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से हमने पहले क्या बात की, प्ले फील्ड की बात की। प्ले फील्ड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, किसके लिए करता है, कम्युनिटी के लिए करता है। और कम्युनिटी को तैयार करने के बाद वो स्टेट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। फिर उसके बाद वो एनुअल कॉम्पिटिशन्स तैयार करता है। एनुअल कॉम्पिटिशन्स तैयार किसके लिए करता है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, टू फाइंड आउट द टैलेंट सर्च करने के लिए। उसके बाद अब टैलेंट हंट हो गया, कुछ टैलेंट हमें मिल गया, कुछ बच्चे हमें मिल गए, कुछ बच्चों को विनर्स हमने घोषित कर दिया। उसके बाद ये अपग्रेडेशन करता है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं अब उनको अपग्रेड करता है, ताकि हमने जो टैलेंट ढूंढा, जो हमने बच्चे विनर्स निकाले, वो अच्छे से खेल पाएँ, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हुआ यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे नेशनल, रीजनल, फिर स्टेट, फिर नेशनल अकेडमीज़ के लिए काम करता है, उनकी अपग्रेडेशन, उनको सपोर्ट करता है ये, ताकि हमारे बच्चे का टैलेंट और उभर करके आए। फिर ये काम करता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की फ़िज़िकल फिटनेस पर। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को सपोर्ट करता है, उनकी फ़िटनेस पे काम करता है। फिर ये वीमेन के लिए अलग से काम करता है। और फिर ये ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो डिसेबल हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके लिए काम करता है। तो हमारा 10th जो पॉइंट हुआ कि प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को, किसमें, अमंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और फिर ये काम करता है, देखिए, ये पीस और डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है ताकि हमारे देश की शांति जो है वो बनी रहे। जैसे यूनियन टेरिटरीज़ पर जा कर के, या जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है, ताकि पीस बनी रहे, शांति बनी रहे। और ये काम करता है, ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम करता है रूरल एरियाज़ के अंदर, ताकि रूरल जो एरिया के लोग हैं उसको ग्लोबल लेवल पर लाया जाए।
समझ रहे हैं आप? तो ये 12 कंपोनेंट्स पर काम करता है अपना। 12 कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए देखिए। प्ले फील्ड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। उसके बाद ये कम्युनिटी के लिए ट्रेनीज तैयार करता है। कम्युनिटी के लिए भी हो गया। फिर अब वो थोड़ा स्टेट लेवल पे आता है कि स्टेट लेवल इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इम्प्रूव करता है। फिर ये एनुअल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता है, किस लिए? टैलेंट सर्च करने के लिए। हमारा 5th पॉइंट कवर हो गया कि टैलेंट को सर्च करता है। यहाँ पे कुछ विनर्स निकल जाते हैं। अब विनर्स जब निकल आए तो भैया अब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा, वो थोड़े बड़े लेवल पर खेलेंगे, है ना। तो उसके बाद जितने भी रीजनल लेवल की एकेडमीज़ हैं या स्टेट लेवल की एकेडमीज़ हैं या नेशनल लेवल की एकेडमीज़ हैं, उसको भी सपोर्ट करता है, उसको भी इम्प्रूव करता है ताकि हमारे बच्चे और अच्छे निकल के आए। उसके बाद फिर ये चिल्ड्रन को सपोर्ट करता है, मतलब प्रमोशन करता है स्पोर्ट्स की बच्चों के बीच में, स्कूल गोइंग बच्चों को प्रमोट करता है। उसके बाद ये विमेन के अंदर भी स्पोर्ट्स की एक स्पिरिट भरने के लिए उनको उसके अंदर भी प्रमोशन करता है कि विमेन आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें। और फिर ये डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उसके लिए काम करता है। और मैंने लास्ट में बात की कि पीस के लिए भी काम करता है। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, ये रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको ग्लोबल लेवल पर आगे लाने के लिए भी काम करता है। तो ये हमारा हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया प्रोग्राम कैसे काम करता है, ये उसकी झलक मैंने दिखाई है। और अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं चपट जो मैंने वर्ड बनाया है उसकी वीडियो में शो करूँगी। और जो मैंने अभी आपको खेलो इंडिया प्रोग्राम जो बताया उसका एक छोटा सा वीडियो आपको पिक्चर जो है वो दिखाऊंगी कि आप कैसे उसके अंदर वर्ड्स को आप अरेंज करके 12 पॉइंट्स आप अपने माइंड के अंदर सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि वो ये चैप्टर मुझे लगता है कि अभी के अभी आपको याद हो जाना चाहिए। इट्स नॉट सो टिपिकल, इतना टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। और कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इजी बना करके आपको चैप्टर जो है वो समझा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।